आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेरकत्वों का संयोजन, अन्योन्य प्रेरण, दो समतल या समक्षीय वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक इस सूत्र का निगमन करने वाले हैं। और ये आपके बोर्ड में अननोन प्रेरण से सवाल आती ही आती है। तो आइए सीधे टाइम वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं टॉपिक पर। हमारा पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, प्रेरकत्वों का संयोजन। तो मेरे भाई सबसे पहले हम ये आपको बताएं कि प्रेरकत्वों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहला हमारे पास क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, और इस पर हम लोग करेंगे सवाल भी। श्रेणी क्रम संयोजन ये हमारा पहली टॉपिक है, आज की ये पहली टॉपिक है, ठीक है। अरे बोलते नहीं हो, यस यस यस। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, देखो हम करेंगे क्या, हमारे पास क्या है, यहां से मैंने क्या प्रवाहित कर दी धारा, यहां से हमने क्या कर दी प्रवाहित धारा, और ये हमारे पास दो प्रेरकत्व है, दो क्या ज्यादा भी ले सकते हो। ये पहला प्रेरकत्व है, दूसरा ये। तो हमारे पास क्या है, दो प्रेरकत्व है। अब प्रेरकत्व को हम लोग लिखते हैं L1 से, इसको लिखेंगे L2 से। L से लिखते हैं, दो प्रेरकत्व है L1 L2। यहां से हमने जो धारा प्रवाहित की मेरे भाई, यहां से मैंने जो धारा प्रवाहित की है उसका नाम है I, उसका नाम क्या है I। और यहाँ भी जो धारा होगी वो हमारी क्या होगी I। एक बात तो तुम्हें क्लियर होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। तो हम अगर हिंदी में थोड़ा सा लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं सुन लीजिए, लिखने का मन हो तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि श्रेणी क्रम संयोजन में दो कुंडलियों में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। दो कुंडलियों में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। उसमें जो फ्लक्स होता है, ये इसके सिरों पर जो फ्लक्स है वो φ1 कह दे रहा हूं, इसके सिरों पे जो फ्लक्स है वो कह दे रहा हूं φ2। पहले कुल चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन था वो फाई था, अब जैसे जैसे प्रेरकत्व बदलता गया, प्रेरकत्व मिलता गया, उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अलग अलग होता गया, ठीक है। चलिए, तो हम कह सकते हैं यहां से अगर हम निकालें कुल फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स में यानी कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, या कुल चुंबकीय फ्लक्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कहेंगे फाई बराबर φ1 प्लस φ2, ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अब चूंकि एक बात बच्चे बच्चे को पता है कि फाई बराबर क्या होता है, Li, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से हम अगर φ1 बराबर कल को कहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, L1I, L1I। और φ2 बराबर कहेंगे कल को तो क्या हो जाएगा, L2I। क्यों, क्योंकि धारा का मान क्या है, समान। इन तीनों मान को हम समीकरण एक में रख देते हैं। अगर हम समीकरण एक से देखना चाहें, समीकरण एक से अगर मैं इन तीनों मान को भर दूं गलती से, तो Li बन जाएगा, इधर Li बन जाएगा, और इधर L1I बन जाएगा, और प्लस L2I। क्या दोनों पक्षों में, क्या दोनों पक्षों में I कॉमन है, यस। तो I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपकी स्क्रीन पर, L बराबर L1 प्लस L2, L बराबर L1 प्लस क्या हो जाएगा अपना, L2 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला आ गया, ये आपका क्या हो गया फार्मूला। ये केवल दो प्रेरकत्वों के लिए है। अगर इसी प्रकार से श्रेणी क्रम में तीन प्रेरकत्व, चार प्रेरकत्व, कितने भी इंडक्शन लगाए गए हों, सबको क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये छोटा सा क्या हो गया, अपना निगमन हो गया। तो आइए हम दूसरा वाला देखते हैं। इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं करना है, इसमें हम क्या करने होंगे, बहुत बड़ी बातें आपको नहीं करना है मेरे भाई, समझो आप, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ेंगे किस ओर, हम बढ़ेंगे किस ओर, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन को जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सूत्र याद रखना है बस। तो समांतर क्रम संयोजन में अपन लोगों ने क्या किया, देखना देखना देखना।
समांतर क्रम संयोजन में अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, एक प्रेरकत्व लगा दिया, ठीक है, तो जस्ट इसके समान एक दूसरा प्रेरकत्व लगा दिया और दोनों को यहाँ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एक लगा देते हैं, चल लगा देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ दिया। हमने क्या किया, धारा आई प्रवाहित किया, इसमें हमने क्या किया, धारा आई प्रवाहित किया वोल्टेज के द्वारा, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यहाँ पे अपना जो विभवांतर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो ई क्या है, समान होता है। तो ये L1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया L2। इस वाले में धारा का मान बढ़ जाएगा, इस बार ये I1 हो गया और ये वाली क्या हो जाएगी I2। तो यहाँ जो धारा आएगी फिर से अगेन क्या हो जाएगी, आपको एक बात तो पता है, सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी धारा क्या होती है, अगले टर्मिनल पर पहुंच जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस। तो हमें एक चीज पता है, पहले कुल धारा कितनी, कुल धारा अगर हम कहें, कुल धारा I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 होगा। भाई पहले तो हमने धारा क्या दिया है, I दिया है। अब दो तार हैं, अलग अलग प्रेरकत्व जुड़े हैं, तो दोनों में धारा समान रूप से बढ़ गई, तो कुल धारा I के ही योग के ही तो बराबर होगी। अरे बोलो हाँ, यस। चलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें फ्लक्स के रूप में चेंज करना है, यानी विद्युत वाहक बल के रूप में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी के सापेक्ष, अवकलन कर दें, अवकलन करने का, तो यहाँ पे हो जाएगा डी आई बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी आई वन अपान डी टी प्लस क्या हो जाएगा डी आई टू अपान डी टी। ये हमारा मिल गया। चूंकि हमें पीछे पढ़ाया गया है कि माइनस ई बाई एल बराबर होता है क्या, डी आई बाई डी टी। कहाँ पे पढ़ाया गया सर, कहाँ पे पढ़ाया गया? अरे भाई स्वप्रेरण में पढ़ाया गया। यस यस यस, याद आ गया सर। तो इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। यहाँ से अगर हम यहाँ पे रखें मान, तो डी आई का मान कितना है, माइनस ई अपान एल, ये हो जाएगा, ठीक है सर। और ये डी आई वन है, तो डी आई वन के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ई, तो आपका क्या है, समान है। देखो समांतर क्रम में संयोजन में जो आपका विभवांतर है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ई अपान एल टू। क्या दोनों में, ध्यान से देखें, क्या दोनों में माइनस ई कॉमन है, क्या दोनों बच्चों से कट जाएगा? यस। तो अपने पास यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए, यही साइड में मैं दिखा दे रहा हूँ, छुपी जगह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/L बराबर क्या हो जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये अपना एक फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, इस तरह भी लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको L बराबर क्या करेंगे, L1 L2 बटे क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। यही वाला फार्मूला ज्यादा काम का है वो भी वही ऊपर वाला ही है, पर इस तरह से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में प्रेरकत्व हमारे पास आ चुका है। आई होप यू क्लियर। अब हम करते हैं इस पर एक सवाल, बढ़िया से जोरदार सवाल, और बढ़ेंगे टॉपिक में आगे। आइए देखते हैं कैसे है सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये रही सवाल। सवाल क्या कह रही है, पहले तो सोल्यूशन लगाना है मेरे को भाई। सवाल कह रही है कि समांतर क्रम में जोड़े जाने पर दो प्रेरकों का तुल्य प्रेरकत्व कितना है, 2.4 हेनरी। फिर इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका जो प्रेरकत्व है 10 हेनरी हो जाता है। तो बताइए दोनों प्रेरकत्व में अंतर ज्ञात करना है। तो देख मेरे भाई, इसको L समांतर कहें, L समांतर मतलब समांतर क्रम में दिया गया है जो कुल प्रेरकत्व है 2.4 हेनरी, और L श्रेणी क्रम में भी दिया गया है, वो कितना दिया है, 10 हेनरी। अब हमें एक चीज पता है कि समांतर क्रम में प्रेरकत्व क्या होता है, क्योंकि पहले समांतर क्रम में दिया, तो समांतर क्रम में प्रेरकत्व अभी अभी बताया आपको क्या होता है कि L1 L2 बटे L1 प्लस L2। तो मेरा भाई L समांतर का मान तो दिया है 2.4 बराबर क्या हो जाएगा, L1 L2 बटे L1 प्लस L2।
क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से हम L1 L2 बराबर कहेंगे तो 2.4 इंटू L1, सॉरी 2 बार लग गया है पुस्तक, L1 प्लस L2, क्या ये हो जाएगा? क्या ये होगा? अरे बोलते नहीं हो यार, क्या ये होगा? यस, क्या ये होगा? अब एक चीज हमें पता है, क्या? ये जो L1 प्लस L2 है, ये जो L1 प्लस L2 है, वो क्या है? एल्स एल्स रेडी तो है। यस सर, आप सही कह रहे हैं। और इसका मान कितना दिया गया है? 10 हेनरी। इसका मतलब हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। यस 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 यस। तो L1 L2 बराबर कितना आया? 2.4 इंटू 10। अब 24/10, 10 से 10 कट जाएगा तो L1 L2 जो आया है वो कितना आया है? 24। इस मान को हम रोक के रखते हैं क्योंकि हमें निकालना है अंतर। हमें क्या निकालना है? अंतर। हमें क्या निकालना है मेरे भाई? अंतर। तो अंतर निकालने के लिए भाई हम तुम्हें क्या करते हैं? एक फार्मूला बताते हैं। एक फार्मूला बताते हैं, उसी से आप लगा लीजिए। थोड़ा सा जुकाम है भाई, कोऑपरेटिंग करिए। ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है। हमारे पास क्या है? एक फार्मूला। क्या है कि ओहो दूसरे कि L1 माइनस L2 का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है L1 प्लस L2 के होल स्क्वायर माइनस 4 L1 L2। आप इसको जब आप खोलेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर, L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही, जुकाम बहुत है। ठीक है, तो हम L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर रखते हैं। अब सर इसका मान कितना है? ये देखो ना है, ये कितना है? 10 दिया है। इसका मान तो हम लिख लिख देंगे यहाँ पे, 10 का स्क्वायर कर देंगे 4। और इसका मान कितना है? 24। क्या बात सही है? यस सर, बात सही है, बिल्कुल सही है। यस सर, बात बिल्कुल सही बोला गया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा सर 100, और ये हो जाएगा कितना? 24 चौका 96। तो ये बचेगा कितना? 4। मेरे भाई L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर बराबर कितना बचा? 4। क्या बात सही है? क्या बात सही है? तो अगर हम L1 माइनस L2 बराबर कहेंगे, L1 माइनस L2 बराबर कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा कि नहीं? यस, हेनरी। हमारा यही आंसर हो गया। हमारा यही आंसर हो गया। यही हमसे पूछा था कि दो प्रेरकत्व को क्या है? अंतर। अब अगर हमसे ये पूछा होता कि L1 और L2 का मान कितना है, तो देखो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी सवाल बढ़ सकती है इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ, बाकी सवाल का आंसर आपके हो चुका है। अगर यहाँ पर हमसे ये पूछा होता, देखिए ये एक हमारे पास एक समीकरण ये होता, अगर पूछा होता तो ये एक, और दूसरा हमारे पास समीकरण ये होता। हमसे पूछा होता कि L1 व L2 का मान भी ज्ञात कीजिए, L1 व L2 का मान भी ज्ञात कीजिए, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, कर भी लेते हैं अगर पूछता तो। अगर L1 व L2 का मान पूछा होता, ठीक है, यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो L2 से L2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो L1 L1 2L1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 12। इधर हो जाएगा क्या है? 10 दूनी 12। L1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। L1 आ जाएगा हमारा इतना हेनरी। अब हम इसको मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में अगर हम क्या कर दें? L1 का मान रख दें। L1 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, कितना हो जाएगा? 6 प्लस L2 बराबर कितना है? 10। तो L2 बराबर कितना हो जाता है मेरे भाई? 4 हेनरी। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, सवाल ने आपने जो लिया वो अच्छी लेवल की थी, क्योंकि इस लेवल की सवालें क्रम में बहुत ही अच्छी ले ली आपने। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और उसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए हमारा जो पहला अगला टॉपिक है मेरे भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब यह है कि जो स्वयं से प्रेरित ना हो, कि दूसरे से प्रेरणा लेता है। यहाँ पे कुंडली में भी ऐसा होगा। अभी देखिएगा, जब हम किसी एक कुंडली या परिनालिका में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, आपको चित्र के द्वारा इसकी सारी बात बताएंगे, और उसी से हम इसका निर्माण करेंगे। तो देख मेरे भाई, हमारे पास क्या एक परिनालिका है, ध्यान समझना। परिनालिका लो या कुंडली, बोलने में बहुत दिक्कत है।
फिर भी कोशिश है आज तो खत्म ही कर देना है। ये एक परिनालिका है और इसमें हम कह रहे हैं फेरों की संख्या जो है हमारी इस तरह है। बहुत ज़्यादा फेरों की संख्या नहीं दिखा रहे हैं, आप समझो, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्राथमिक कुंडली है। इसको हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि नाम लेते चलेंगे, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, और सेम सेम आकार का, लगभग सेम क्षेत्रफल का एक और कुंडली लेंगे, जो कलर हम चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सेम आकार की, लगभग सेम क्षेत्रफल की, है ना, आप समझिए, यहाँ पर एक कुंडली और है, लगभग सेम है, आप समझे। इसमें फेरों की संख्या ये है, हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या है, द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, द्वितीयक कुंडली कहो या द्वितीयक परिनालिका, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हो। ठीक है, परिनालिका ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले वाले का वोल्टेज मैंने सॉरी, पहले वाले का वोल्टेज जो है उसी कलर से बनाया जाए, तो आपको गड़बड़ हो सकता है। ये तो है पहले वाले का वोल्टेज, ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है, पहले वाले का वोल्टेज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले का वोल्टेज है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से ऐड कर दिए, और चाबी वाबी आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये ये पहले वाले का, ठीक है सर, ठीक है। पहले वाले, दूसरे वाले का भी हम वोल्टेज लगा सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं लगाने की, एक से ही हमें काम चलाना है ना? क्योंकि एक में प्रवाहित करेंगे तो सेम आकार के, सेम उसी के अंदर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दूसरे में भी रहेगा, तो हमें दूसरे में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर चाहो तो आप दूसरे में भी बैटरी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो हमें लिखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। देखिए क्या, कि हमारे पास क्या है, समझिएगा। पहली चीज़ क्या है, कि 2 परिनालिकाएँ, 2 परिनालिकाएँ या 2 परिनालिका है, ऐसा लिखते हैं। भाई मैं कुंडली बोल रहा हूँ, वही परिनालिका है, ठीक है? 2 परिनालिका है। मैं कह रहा हूँ जिसकी लंबाई लगभग लगभग समान है। दोनों की लंबाई क्या है, लगभग क्या है, L1 L2 क्या है, समान है। मैं ये कह रहा हूँ, दोनों की लंबाई क्या है, मैंने सेम लंबाई के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, दोनों परिनालिकाओं नालिकाओं परिनालिकाओं का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लगभग समान है। लगभग क्या है, समान लिया है, समान, दोनों का क्षेत्रफल समान है लगभग, और दोनों का क्या है, लंबाई समान है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस। अब हम क्या करते हैं, तीसरी चीज ध्यान से देखना। तीसरी चीज ये है कि हम प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक प्राथमिक कुंडली के द्वारा क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक कुंडली या परिनालिका, या परिनालिका के द्वारा धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर, करने पर, पर द्वितीयक, हम देखते हैं द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक
कुंडली में में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता, ये हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए कि दो प्रणालिका हैं जिनकी लंबाई लगभग समान है ना। अब द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये है कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। प्राथमिक कुंडली में हम क्या कर रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि द्वितीय कुंडली जो अंदर वाली कुंडली है, एलो वाली कुंडली है, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब उसमें भी फ्लक्स गुजर रहा है, उसमें भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि प्राथमिक पर प्रवाहित कर रहे हैं धारा, द्वितीय में उत्पन्न हो रहा है, मतलब प्राथमिक कुंडली को देखकर द्वितीय कुंडली भी क्या हो रही है, में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मतलब अन्योन्य प्रेरण है, एक कुंडली को देखकर दूसरी कुंडली स्वयं प्रेरित हो रही है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। हालांकि अभी हम देखेंगे, हम कहेंगे कि द्वितीय कुंडली से कितने फ्लक्स गुजर रहे हैं, द्वितीय कुंडली से कितने फ्लक्स गुजर रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई, हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले गुजरने वाले गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, देखो तो द्वितीय कुंडली से फ्लक्स, तो फाई कितना हो जाएगा अपना, इसका मतलब पहले कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन था वो फाई वन था। देखो पहली कुंडली का जो फ्लक्स था वो फाई वन था, और दूसरी कुंडली का जो गुजर के आया है वो फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो फाई टू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो फाई टू बराबर क्या होगा, फाई टू बराबर क्या होगा, परिनालिका का कौन सी कुंडली है, परिनालिका, परिनालिका परिनालिका परिनालिका, क्या है, परिनालिका है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली का मतलब परिनालिका, तो परिनालिका का हमें पता है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक काम करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसको पहले मैं, ए भगवान कितनी जुकाम, इसको मैं थोड़ा सा हटा के, मैं पहले इसको थोड़ा सा लेट मिलाऊंगा। पहले मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें कि जैसे ही मैंने प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित की, तो द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्राथमिक कुंडली में कितना चुंबकीय क्षेत्र था, ये हमें बताना पड़ेगा भाई, ये तो बताना पड़ेगा ना। प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, परिनालिका है तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर, यहाँ पे वन ले लेंगे, बी वन बराबर क्या होगा, म्यू नॉट, क्या होता है, एन आई, यही तो होता है भाई। किसी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक बार के लिए मैंने आई लिया है, प्राथमिक कुंडली में धारा आई ही ली है, तो दूसरी कुंडली में भी जो धारा है प्रवाहित होगी वो भी आई ही बोलूंगा, आई आई वन बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर अपन क्या करेंगे कि आई ही लेंगे, ये प्राथमिक कुंडली की धारा है, ठीक है। यहाँ पर वन कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या है कि परिनालिका में क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र। अब द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो द्वितीय यहां से एक चीज और बढ़ा सकते हैं, बी वन बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन एन, अपॉन एन आई बटे टू। तो प्राथमिक कुंडली का है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हम कह रहे हैं एन वन है, इसलिए ये हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन वन, और यहाँ पे क्या होता है भाई, यल होता है, क्या होता है, क्योंकि स्मॉल एन बराबर क्या होता है, एल बटे एन बटे एल,
तो प्राथमिक कुंडली का है, तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 I बाई L, ये प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। अब द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा जरा देखना। तो फाई टू बराबर क्या होगा द्वितीय कुंडली में, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या भी है, क्या है भाई, फेरों की तो संख्या भी तो है, यस 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 यस। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी N2, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा A, और क्षेत्रफल क्या होगा, लगभग दोनों का क्या है, बराबर है। मैंने बोला क्षेत्रफल दोनों का लगभग क्या है, बराबर है। मैंने 2 पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर किया है, क्षेत्रफल लगभग दोनों का क्या है, बराबर है। अब ये फाई2 का क्या मतलब है, फाई2 का मतलब है कि प्राथमिक कुंडली में जब हमने धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय क्षेत्र अपना पहली कुंडली में ये इतना उत्पन्न हुआ, ऊपर देखें आप यहाँ पे जहाँ एरो का चिन्ह लगा रहा हूँ, है ना, सही का। तो ये पहली कुंडली में क्या हुआ, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। और द्वितीय कुंडली से कितने फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो हम कह रहे हैं फाई2 बराबर N2B B1A। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाई2 का मान रखते हैं, N2 है द्वितीय कुंडली का, और प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हुआ है, वही चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दूसरी कुंडली में भी है। B1 का मान हमारा है म्यू नॉट N1 I बटे क्या होगा L इंटू A। तो यहां से हम फाई2 बराबर कह सकते हैं कि म्यू नॉट N1 N2 A बटे L, और यहाँ से I को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर लेते हैं, I को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर। तो आई जो है प्राथमिक कुंडली की धारा है मेरे भाई, आई जो है प्राथमिक कुंडली की धारा है, मैं कह रहा हूं आई प्राथमिक कुंडली की धारा है। तो आप इसको अगर 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप परेशान हो जाओ कि धारा नहीं समझ में आ रही है। तो आई जो है प्राथमिक कुंडली की धारा है, आई जो है प्राथमिक कुंडली की धारा। तो देखो यहाँ से ये पूरा जो नियतांक है, ये वाला जो पूरा नियतांक, ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या है, नियतांक है। यहाँ जो फाई2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो गई, जो फाई2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया, धारा के। यानी कि अब देखो अब कह रहा है, इसका क्या मतलब है कि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। देखो ना, कह रहा है वो कि प्राथमिक कुंडली में यानी I1 धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में फ्लक्स के मान में स्वयं परिवर्तन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो कुंडली है, जो परिनालिका है दूसरी वाली, वो पहली वाली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ही रखी है। उस प्रभाव के कारण, पहली वाली कुंडली के प्रभाव के कारण दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यह जो फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती है। मतलब धारा का मान जितना बढ़ाओगे प्राथमिक कुंडली में, उतना ही ज्यादा दूसरी कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अगर ये बात आप ध्यान से सुनेंगे, आई होप यू आर क्लियर, ठीक है। तो यहां से हमें निकल कर आया ये चीजें, ठीक है, आई होप यू क्लियर। अब हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कैसे बताएंगे भाई, कि देखो हमने क्या किया है, दो कुंडलियों को एकदम पास पास रख दिया, यानी दो परिनालिकाओं या दो कुंडलियों को हमने क्या किया, एकदम पास पास यानी उसी के अंदर रख दिया। रखकर उसमें हमने क्या किया, धारा के मान में परिवर्तन किया। तो हमने देखा कि दूसरी कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या क्लियर है, ये बातें पहले हम लोग निकालते हैं इसलिए लिखते हैं। तो इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करके अगर मैं यही लिख दूं डेफिनेशन, तो आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। कोशिश करते हैं कि छोटा हो जाए। ठीक, चलिए, तो यहीं पर हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, अब हम आराम से कह सकते हैं क्या, कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। अन्योन्य प्रेरण को हम लोग परिभाषित आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने निकाल लिया यार मेन चीजें। अब ये जो आपका था ये पूरा क्या था, नियतांक था,
यानी नियत है। कैसे सर, कैसे देखो ना आप, भाई म्यू नॉट का मान नियत होता ही है। N1 N2 फेरों की संख्या भी दोनों कुंडली में नियत होगी। क्षेत्रफल आपका नियत है ये दोनों का। लंबाई भी आपकी दोनों की नियत है ही, वो तो मैंने लाइनों में ही लिख दिया है। यहाँ पे पहला दूसरा पॉइंट यही है। तो यहाँ पर केवल कौन बदल रहा है, धारा, धारा बदल रही। ठीक है, तो चलिए, इसलिए पूरा ये नियतांक होगा। वही नियतांक आगे चल के म्यूचुअल इंडक्शन बनेगा। म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरकत्व। चलिए, तो पहले हम लिखते हैं कि हमने क्या लिखा, दो जब दो दो परिनालिकाओं परिनालिकाओं या कुंडली को पास पास रखो या उसी के अंदर, ठीक है, कुंडली को पास पास रखकर, पास पास रखकर, है ना, धारा प्राथमिक कुंडली से, ऐसा यहाँ लिख देंगे क्योंकि मैंने प्राथमिक कुंडली का यूज किया है। पास पास रखकर प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन परिवर्तन करने पर, धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली यानी कि दूसरी प्रणाली का अंदर वाली, ठीक है, दूसरी वो, समझ पा रहे हैं, दूसरी कुंडली यानी दूसरी परिनालिका, समझ पा रहे हैं ना, दूसरी कुंडली का हो या परिनालिका, इसलिए मैं दोनों यूज कर रहा हूं। दूसरी कुंडली में फ्लक्स के मान में, ओहो, फ्लक्स के मान में मान में मान में परिवर्तन होता है। मतलब ये कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि आपने अभी निगमन किया, होता है। ठीक है, क्या क्लियर है? जिसके कारण जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब द्वितीय कुंडली में भी धारा का जो है प्रवाहित होने लगती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में, द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। तो लिख देंगे इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते। आई होप यू क्लियर। बहुत ही आसान है मेरे भाई, कि करना क्या है कि दो कुंडलियों या परिनालिकाओं को पास पास रख दो। किसी एक कुंडली में देखो, जैसे मैंने प्राथमिक में धारा प्रवाहित किया है, आप द्वितीयक में भी प्रवाहित करके ये चीजें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों सेम आएगा। तो चाहे प्राथमिक में धारा प्रवाहित करो चाहे द्वितीयक में, तो द्वितीयक में प्रवाहित करेंगे तब भी फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है चाहे जिस वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें। तो जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं, या इसी घटना को हम लोग बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आई होप यू क्लियर। अब हम ये जो नियतांक आया है, ये जो नियतांक है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो नियतांक है उसके बारे में, यानी हमारी जो हेडिंग होगी अन्योन्य प्रेरकत्व। हेडिंग क्या है, अन्योन्य हमारी हेडिंग क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व। प्रेरकत्व ने प्रेरकत्व, हाँ ठीक है, प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, या अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, दोनों एक ही चीज है।
अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो इसको कैसे समझेंगे, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो फाई टू है, जो फाई टू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई वन के। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। बात सही है, अर्थात ये कह सकते हो कि द्वितीयक कुंडली में परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के कैसा है, समानुपाती। अब यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा m और ये हो जाएगा एम आई। यहां से अगर हम m बराबर कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई टू बटे आई वन, फाई टू बटे क्या हो जाएगा, आई वन, फाई टू बटे क्या हो जाएगा, आई वन। ये हो जाएगा, आई होप क्लियर। अगर इसमें कुंडली में फेरों की संख्या है तो भाई फेरों की संख्या से आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फेरों की संख्या है द्वितीय कुंडली में तो N2 से गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, N2 से गुणा कर सकते हैं। यहाँ आप अगर N2 लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे केवल N2 आ जाएगा बस, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लेते हैं तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम कहेंगे, अगर हम बाई डेफिनेशन कहें इसको थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश करें, है ना, तो थोड़ा सा हम इसको करते हैं नीचे। तो हम कह रहे हैं कि जो द्वितीय द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली में परिवर्ती, यानी परिवर्ती बोले तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स यानी क्या, फाई टू, फाई टू बोलो या एन टू फाई टू बोलो, कोई दिक्कत नहीं। फाई टू प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आई वन लिया है तो आई वन ही लिख दो, के समानुपाती होती, क्या यही लिखा है, क्या ये यही लिखा है, यस, क्या ये यही लिखा है, देखिए ध्यान से। तो आप N2 चाहे लो चाहे ना लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारा जो फार्मूला बन के आया m बराबर ये m बराबर क्या हो गया, ये बन के आया m बराबर हमारा जो फार्मूला है ये बन गया ये। तो अब यहां से हम स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए स्वप्रेरकत्व नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है। यहाँ से डेफिनेशन, परिभाषा बनाना है भाई, जो परिभाषा होगी किसकी, किसकी परिभाषा बनाना है, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक यानी एम का आराम से बता सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, धारा का मान एक कर दिया जाए, धारा का मान क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, धारा का मान क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। तो धारा का मान एक कर देंगे तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स में जो परिवर्तन है वही क्या है आपका, वही आपका क्या कहलाएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। क्या इतनी बात क्लियर है, यस 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 यस। तो हम लिख सकते हैं प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा, एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली, इन द्वितीय पर ना लिखा, द्वितीय
कुंडली, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही ही अन्यून प्रेरकत्व गुणांक कहलाता है। बहुत ही आसान भाई। यहाँ सूत्र में हम क्या कर दें, अगर धारा का मान क्या कर दें, 1 कर दें, तो जो फाई द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में जो परिवर्तन है यानी φ2 वो क्या हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। m के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं छोटा, यही साइड में और चीज बताएंगे, और इसको भी करेंगे थोड़ा सा छोटा क्योंकि ये लग रहा है बच्चा बड़ा है। ठीक है, ये चीज को यहाँ कर दिया और इस चीज को थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं। अरे काम ही नहीं कर रहा है, अरे बच्चा थोड़ा सा काम कर लिया करो। अरे भाई अक्षर कट जा रहा है। और सेटअप 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 सेटअप, ठीक। तो थोड़ा करते हैं ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा अन्योन्य प्रेरकत्व हमारा कहलाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व को विद्युत वाहक बलों के पद में ज्ञात सकते हैं। परिभाषा आएगी तो मेरे भाई आपको ये लिख देना है। परिभाषा आएगी तो ये परिभाषा आपको लिख देना है। सूत्र यहाँ से निकला है आपका, यहीं से आपका परिभाषा निकली है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखिए ना क्या करता हूँ मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ रे बाबा। मैं क्या करता हूँ, बहुत ही खतरनाक आदमी। चलो देखो, यहीं से क्या कर देता हूँ, यहीं पर कर दे रहा हूँ, यहीं पे करूंगा, यहीं पे थोड़ा और छोटा कर लूँ। ठीक, यहीं पर मैं साइड में ही करूंगा, देखो क्योंकि ताकि तुम्हें दिखता रहे। ऐसा है। जिंदगी में क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पे रहेगा तो आपको दिखता रहेगा, वो अलग से आप लिख लेंगे। तो अब तो है हमारा कि विद्युत वाहक बल के पदों में अन्यून प्रेरकत्व यानी एम या गुणांक भी कह सकते हैं, ये हमारा है। ये हमारी एक हेडिंग है। विद्युत वाहक बल के हम लोग क्या करेंगे, पदों में निकालने वाले, ठीक है। किसका मान, यम का मान, जैसे स्वप्रेरकत्व के लिए निकाले थे वैसे ही। तो देखो हम यहीं से उठाएंगे। हमें पता है क्या होता है कि ये जो फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। यहाँ पे फेरों की संख्या लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं, अगर फेरों की संख्या आती है तो n से गुणा किया जाता है, बस n2 से। तो यहाँ से जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा एम आई, ये आ जाएगा। अब पूछा जाएगा सर फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, धारा में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है। तो हम कहेंगे किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है मेरे भाई, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो बताएंगे समय के सापेक्ष। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर करने पर तो ये हो जाएगा डी φ2 अपॉन डी टी हो जाएगा। एल एम तो यहाँ पे आपका वो है, नियत है। तो डी आई 1 अपान क्या हो जाएगा, डी डी टी। अब यहाँ पे d φ2 अपान ये याद करो क्या है, याद पा रहे, कर पा रहे, याद कर पा रहे हैं? ये आपका है प्रेरित विद्युत वाहक बल। लेकिन द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, -E2, क्योंकि माइनस में भी था। m बराबर हो जाएगा di1 बटे vi। क्या यही होगा,
अरे क्या यही होगा, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, ये तो मेरा आ गया रे फार्मूला। ये विद्युत वाहक बल के पद में है, लेकिन हमें चाहिए यम। यम बराबर अगर हम यहाँ से कहेंगे तो ये हो जाएगा अपना E2 अपान DI1 अपान DT। ये अपना क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, और हम भी खुश, दादी भी खुश। ये अपना क्या है, फार्मूला। यही है विद्युत वाहक बल के पदों में क्या होता है, अन्यून प्रेरकत्व। क्या होता है, अन्यून प्रेरकत्व। ये अपना ई है, ठीक है, ये अपना ई है। आई होप यू क्लियर। अब मैं इसके मात्रक की बात कर लेता हूँ, बीमा की बात कर लेता हूँ। देखो एक चीज ध्यान सुनो, जो स्वप्रेरकत्व का मात्रक और बीमा होती है, वही मात्रक इसका भी होता है, बीमा भी वही होती है। और वहां पे मैंने 1 हेनरी की डेफिनेशन बताई है, तो यहाँ भी 1 हेनरी की डेफिनेशन सेम टू सेम ऐसे ही बनेगी। अगर हम यहाँ पे देखो कहें कि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को 1 एम्पीयर पर सेकंड से बदला जाए, तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, जो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है 1 वोल्ट का, वही अपना क्या कहलाएगा, वही अपना क्या कहलाएगा, 1 हेनरी। इसके मात्रक को हम यहाँ बता दे रहे हैं, मात्रक इसका होता है हेनरी। हेनरी मात्रक क्या होता है इसका, हेनरी। बहुत ही सिंपल है। बीमा क्या होती है, बीमी सूत्र हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इसको हम लोगों ने निकाल रखा है। स्वप्रेरकत्व का यही होता है, तो दोनों का सेम होता है। ये होता है क्या, एम होता है, एल स्क्वायर होता है, टी माइनस 2 होता है, A-2 ट्रिपल टू। सेम मात्रक सेम बीमा क्या है, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का। क्लियर। 1 हेनरी की डेफिनेशन भी आप आराम से लिख सकते हैं, 1 हेनरी की डेफिनेशन भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक और हेडिंग है आज की लास्ट हेडिंग, दो वृत्ताकार कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व निकालना है, या दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व निकालना है। तो एक चीज तो पता हमें चल गया है कि अन्योन्य प्रेरण में कि एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो द्वितीय कुंडली में भी धारा के मान में परिवर्तन होगा, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ये बात हमें बहुत ही अच्छे से पता चल गई है। क्लियर। तो ये लास्ट वाली हेडिंग हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम दो वृत्ताकार कुंडली लेते हैं, तो थोड़ा सा हम बड़ा लेंगे। एक वृत्ताकार कुंडली हमारी ये है, और जस्ट इसी के अंदर हम दूसरे कलर की एक वृत्ताकार कुंडली लेंगे ताकि विजुलाइज हो जाए। ये इसको हम लोग क्या कर दिए, कनेक्ट। ठीक है, हमारी जो प्राथमिक कुंडली है भाई, देखना ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये ऐसा समझिए। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें से यहाँ से मैंने क्या किया है, धारा प्रवाहित किया। I1 प्राथमिक कुंडली है ये, तो धारा ऐसे प्रवाहित किया है, ऐसे प्रवाहित किया है, ऐसे। ठीक है, द्वितीय कुंडली में भी अपनी धारा प्रवाहित होगी। तो प्राथमिक कुंडली की जो त्रिज्या है, प्राथमिक कुंडली की जो हम त्रिज्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल दे रहे हैं R1। प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या क्या है, R। द्वितीय कुंडली की जो त्रिज्या है वो हम लोग बोल दे रहे हैं R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाली प्राथमिक कुंडली है, ये वाली अपनी क्या है, प्राथमिक कुंडली। सेम जैसे उसमें हुआ था परिनालिका के लिए, वही चीज कर रहे हैं मेरे भाई, वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, द्वितीय वाली जो कुंडली है अपनी, वो क्या है, अंदर वाली द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। और कुंडली कैसी है, वृत्ताकार है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। तो जैसे ही मैं प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहा हूँ, या मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, तो इसको I1 बोल दे रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, I1। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन कर रहा हूँ, तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पहले निकाल दें, तो भाई धारा प्रवाहित करेंगे, चालक तार है ही अपना, इसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो प्राथमिक कुंडली के द्वारा लिखेंगे
ऐसा हम लिख सकते हैं कि माना दो समअच्छी वृत्ताकार कुंडली है जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या क्रमशः कितना है R1 व R2। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आप ये सब लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक वृत्ताकार कुंडली है अपनी, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? सबको पता है सर, बच्चे बच्चे को, कि B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, इंटू एन आई बटे आर। लेकिन प्राथमिक कुंडली की बात की जा रही है, तो प्राथमिक कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र वो B1 है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B2 है। प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स का परिवर्तन है वो φ1 है, द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन है उसको φ2 मान लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N2 है। सारी चीज मैंने यहाँ पे दिखा दी, इतना गोचा पोची नहीं करना है। ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली की बात रही तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा, ये N1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? N1 हो जाएगा और यहाँ त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? R1। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब चूंकि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जा रहा है तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि कुंडली उसी के अंदर रखी है तो उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा। तो हम देखना चाहते हैं द्वितीय कुंडली में कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स या पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, कोई दिक्कत नहीं, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, कितना फ्लक्स दूसरी कुंडली में उत्पन्न हो रहा है। तो हम कह सकते हैं सीधी सी बात कि φ2 बराबर क्या होगा? N2, यानी फेरों की संख्या है, और B1 क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो समान होगा, इंटू एरिया कितना है? A। एरिया कितना है? A। एरिया कितना है? A। एरिया कितना है? A। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोलो सही है। एरिया हमने ले लिया A, एरिया ले लिया A। ठीक है, या एरिया आप दूसरे वाले का A2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले का एरिया A2 है, चलो ये भी बोल दो। यहाँ पे दूसरे वाले कुंडली का एरिया A2 है और पहले वाले का A1 रहा होगा, फिर रहा होगा, नहीं था। यहाँ से V2, अब यहाँ से N2 तो ठीक है, B1 का मान हम वहां से लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 I1 बटे 2R1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A2। क्लियर? तो φ2 बराबर हो जाएगा, हम कह सकते हैं इसको म्यू नॉट N1 गुणा कर देंगे N2 को, N2 I1, और इसको देखो I2 बोले तो सॉरी A2 बोले तो द्वितीय कुंडली का क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसा लगेगा? कुंडली कैसी है? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार कुंडली है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर 2 बटे क्या हो रहा है? 2R1। यहाँ जो फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो म्यू नॉट पाई लिख सकते हैं, N1 लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर लिख सकते हैं बटे 2R1 ऐसा लिख देंगे, और I को क्या कर देंगे? बाहर। I को क्या कर देंगे? बाहर। अब यहाँ से आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि पूरी चीजें आ जाएं। अरे यार ये कट रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरा लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करें। ठीक है, बस। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? φ2 बटे I1 को इसके नीचे लाएंगे, तो म्यू नॉट पाई N1 N2 ये स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 2R1 लिख सकते हैं, 2R1 लिख सकते हैं, 2R क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है सर।
क्या इतनी क्लियर है? तो अब ये क्या है? अब आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? यही तो अपना क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है। यही तो अपना क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है। अब देखो पीछे जाके देखो, बैक में चलो, देखो ये यही तो है अपना ये। देखो यहाँ पे देखो या यहाँ से देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो N2 मैंने बोला था, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या लो चाहे ना लो, लेकिन जो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स का जो परिवर्तन है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का अनुपात की क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते थे कि जो यहाँ पे m है ना अपना, वो phi2 अपान क्या होता है? phi1 होता है। यही चीज या तो हम वहाँ उधर लिखा ले हैं, देखो यही चीज तो हम यहाँ बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? m, तो m बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट पाई n1 n2 बटे r2 भी ऊपर है स्क्वायर बटे 2r। यही अपना क्या है? फार्मूला है। इसको काटो थोड़ा से। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा फार्मूला। ये अपना क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ये अपना क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला हो गया। अब आप इसको याद रख सकते हैं, किसके? म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला कब? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जब होगा। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जब चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, समझे भैया? अब हम नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन है अगली वीडियो में आएंगे। तो मेरा भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और न्यून प्रेरण की बात करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर बेटा।